इंडेक्स पर दबाव, आईटी यहां पर गिरावट को लीड करता हुआ। अब यहां से आगे की राह कैसी दिखती है? श्रीकांत, आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की। जिस तरह के पिछले 3-4 सेशन पहले हमने देखी थी, एक रिकवरी देखने को मिल रही थी, तो उम्मीद ये थी कि शायद जो है बॉटम बन गया है बाजार का और यहां से अब हम नई तेजी देख पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज जब सुबह हम खुले तो एसजीएक्स निफ्टी ही 300 पॉइंट नीचे दिखा रहा था और फिर सारा दिन तो हमने और आपने मिलकर देखा ही। आपकी रीडिंग क्या कहती है, कितनी और गिरावट बाकी है अभी बाजार में? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इनफैक्ट। मुझे लगता है कि देखिए निफ्टी जो है वो एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बन चुकी है। और जब तक इस सीरीज को निफ्टी ब्रेक ना कर ले कॉन्फिडेंटली, तब तक हमें लगता है कि निफ्टी जो है वो एक और यहाँ से न्यू लो बना सकती है। प्रीवियस लो जो था निफ्टी का वो था 15,670 के करीब का था। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक में 15,730 के लोज देखे और इस बार भी जब मार्केट में रिकवरी हुई तो वो इमीडिएटली फिजल आउट हो गई, यानी कि कल के दिन में हमने और गेन्स नहीं देखे और आज के दिन में हमने इनफैक्ट और एक सेल ऑफ ही देखा। हमें लगता है कि मार्केट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज है वो और कंटिन्यू होगी और एक बार शायद हम 15,400 के लेवल्स को आने वाले कुछ दिनों में छू सकते हैं। 15,400 के करीब काफी बढ़िया सपोर्ट है और अगर उधर से अगर एक हमें अच्छी रिकवरी मिलती है तो उस रिकवरी में निफ्टी का वापस 16,400 के लेवल्स को क्रॉस होना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमें लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और ये मार्केट के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। 15,400 तक के लेवल यहां पर संभव हैं। विनीत बोलिंजकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बहुत बहुत स्वागत। आपका भी दबाव दिख रहा है और अभी भी कोई ऐसा सहारा नहीं दिख रहा कि बाजार को जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाए। एक सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो चाहे इंडियन मार्केट्स हो, इंडियन आरबीआई हो और या फिर यूएस में फेडरल रिजर्व हो या यूरोप के सेंट्रल बैंकर्स हो, वो परेशान है महंगाई से। सारे बैंकर्स कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पर बाजार में अब वो ट्रांसलेट हो रही है और हम देख रहे हैं गिरावट। आपको लगता है कि ये जो है सिंगल पॉइंट प्रॉब्लम है इस समय जिसकी वजह से बाजार में गिरावट दिख रही है? इन्फ्लेशन इज द मेन कल्प्रिट? Actually, inflation or ESG induced cost push is the main concerns. क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से एंटायर यूरोप aggressively they want to go away from Russian oil and gas, तो उनको उसको रिप्लेस करने के लिए उनको टाइम लगेगा। और फिलहाल ऑस्ट्रिया, यूके, यूएस में बहुत जोर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंड सैलरी हाइक्स भी हो रहे हैं, लेबर शॉर्टेजेस है मार्केट में, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी तनाव रहेगा। दूसरी और एक चीज जो हमें देखने को मिल रही है कि फूड डिसरप्शन बहुत होने वाला है बिकॉज ऑफ द इंड्यूस क्राइसिस। हर एक देश, जैसे हमने देखा श्रीलंका में हो रहा है या इंडोनेशिया में हो रहा है, फूड सिक्योरिटी को लेके काफी एक्टिविटीज हो रही है मार्केट में और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और भी बढ़ता जा रहा है। एंड ऐसे माहौल में क्या होने वाला है कि इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी अ स्वीट स्पॉट। द रीजन बीइंग दैट इंडिया का खुद का इंटरनल इकोनॉमी है, दूसरा चीज है अपना एक्सपोर्ट बूम कर रहा है डिस्पाइट ऑल दीज ग्लोबल कंसर्न्स, क्योंकि चाइना को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं थोड़े थोड़े। एंड थर्ड थिंग, जो पीएलआई इंड्यूस्ड इंसेंटिव्स जो दिए गए हैं वो उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। और आप अगर देखोगे मार्केट में तो आज की डेट में मार्केट काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे पहुंचे हैं। मतलब आप इन्वेस्टर अगर 2 साल का निवेश करने का माहौल बना रहे हैं तो आपको दिखेगा कि CY 23 यानी 18 मंथ्स डाउन द लाइन हम लोग 15 टाइम्स निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा संकेत है। और ये लेवल्स के बाद में इन्वेस्टर्स को थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली निवेश करना चाहिए। हाँ, मार्केट 10% और निकल के जा सकता है क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकवाली है, बहुत ही प्रेशर है और जब तक फाइनेंशियल कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं होते कि जब तक फेड को लेट एक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करना है
तो मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा। और उसमें होता क्या है कि सारा पैसा डॉलर में चला जाता है। और हमें दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी ग्लोबल मार्केट में बहुत जोर से तेजी आती है तो डॉलर बढ़ता है, क्योंकि डॉलर का यूएस मार्केट इज एट द फोर ऑफ इन्वेस्टिंग। और दूसरी चीज क्या होती है, जब मार्केट खराब हो जाती है तो उस टाइम पे आपका डॉलर फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी डॉलर में ही जाता है, तो यूएस मार्केट को दोनों जगह से डॉलर का गेन होता है। ये जो कंटिन्यूस ट्रेड है ये तभी डीकपल हो सकता है जब भी वर्ल्ड मार्केट्स बूम करे और यूएस मार्केट्स रिसेशन में चले जाए। ये थोड़ा अभी तक डिफिकल्ट लग रहा है। तो हमें क्या लगता है कि यहाँ से एक 10% मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 1 to 2 months करेक्ट कर सकता है। और ये डाउनफॉल में निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा, इन द स्टॉक्स इन विच दे आर वेरी वेरी बुलिश ऑन। करेक्ट। तो यहां पर अभी बाजार और मौके देगा, कुछ और करेक्शन होने की संभावना जरूर है बाजार में, लेकिन आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए और ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटीज पर हम शो में आगे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सुनवाते हैं कि ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने इस समय क्या स्ट्रैटेजी बताई है। उनको लग रहा है कि जो बाजार पर दबाव दिख रहा है और गिरावट है उसमें आपको इस समय, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको शैलो ट्रेड करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करना चाहिए और ओवरनाइट पोजीशंस लेकर नहीं जानी चाहिए। आइए सुनते हैं एक बार उन्होंने क्या कहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में लेवल्स को देख करके ट्रेड करते हैं तो 15,800 जहां पर मार्केट 2 बार जाकर के 3 बार जाकर के संभला है, अगर वहां से नहीं संभलता है तो चिंता का विषय जरूर है। अब देखिए, प्रश्न ये है कि आज आप शॉर्ट कर देंगे मगर क्या गारंटी है कल सुबह आप आएंगे तो यूएस मार्केट और एशियन मार्केट ऊपर नहीं खुलेंगे और आप गैप अप में ट्रैप नहीं हो जाएंगे। इस समय मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट ओवरसोल्ड अगर रहता है, 2-3 दिन ओवरसोल्ड ज़्यादा रह जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए जी, कोई रणनीति नहीं कहती है कि आपको रोज ट्रेड करना है। मार्केट में रुख ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ट्रेड करना ज़रूरी है। और यहाँ पर अब क्रिकेट मैच में अगर आप 20 ओवर्स खेलते हैं तो आपके पास 120 बॉल्स में है जिसमें आपको टारगेट अचीव करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करके खरीदारी करनी है। अगर आप कैपिटल इस समय प्रिजर्व करते हैं और आप अगर एक लूज बॉल का वेट करते हैं तो आपके पास कैपिटल है तो लूज बॉल पे आप छक्का मार देंगे। इस समय कभी इन स्विंगर आ रहा है, कभी आउट स्विंगर जा रहा है, कभी यॉर्कर जा रहा है। एक समय आएगा जब आपके पास एक लूज बॉल आएगी, फुल टॉस आएगी, फुल टॉस पे मारी। ये मार्केट नहीं है ऐसा है। और ये फेजेस आते हैं मार्केट के अंदर, फेजेस आते हैं। 2021 में आपने कुछ भी लिया, आपने पैसा बनाया। 2020 में आपने कोविड के बाद लिया तो आपको नुकसान हुआ। 2020 में मई में यू वर रिग्रेटिंग दैट यू डिड नॉट बाय मोर। 2020 में यू आर रिग्रेटिंग दैट यू डिड नॉट सेल। तो दोनों मार्केट के अंदर वही है, यही रुख होता है मार्केट का। बिल्कुल। तो आपको लूज बॉल का वेट करना है और वो तभी आप छक्का मार पाएंगे जब आपके पास कैपिटल होगा। रोज कंपल्सिव होकर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लियर यहाँ पर जो है इंडिकेशन दिया है निकुंज ने। श्रीकांत, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। एक स्पेस जो बहुत ज़्यादा दबाव में दिखी वो थी आईटी। सारे आईटी स्टॉक्स, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, उन सब में हमने 5-5, 6-6% तक की गिरावट आते हुए देखी। और जो बड़े ब्रोकिंग हाउसेज हैं वो अब ओवरवेट से अंडरवेट होते जा रहे हैं आईटी पर। ऐसा क्या बदल गया और आपको अभी क्या लग रहा है कि क्या इतनी गिरावट आईटी में अभी चलती रहेगी आने वाले समय कुछ और? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, आईटी में जो एक फॉल हुआ है उसके लिए स्पेसिफिक रीजन है कि कल एक आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई थी इंटरनेशनल मार्केट्स में, और उन्हीं स्टॉक्स में हुई थी जो स्टॉक्स शायद जो अपने इंडियन आईटी से जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से आज एक हमने स्पेसिफिक सेल ऑफ देखा। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर जो ईयर के स्टार्टिंग से देखें तो हमने ऑलरेडी काफी बड़ा फॉल देखा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 44,000 के करीब था, 40,000 के करीब था। 40,000 से गिरते गिरते लगातार अभी वो 29,000 के करीब आ चुका है। और टेक्निकली हमें लगता है कि 11,000 के करीब था निफ्टी आईटी इंडेक्स, वहां से लगातार बढ़ते बढ़ते 40,000 के करीब गया था। तो यहाँ पे करेक्शन आना था,
थोड़ा करेक्शन एक्सटेंडेड भी है क्योंकि नैस्डैक भी गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स में जितने भी टेक कंपनीज है वहां पे हमने बड़ा सेल ऑफ देखा है। तो हमें लगता है कि ये फॉल है, लेकिन अगेन एक अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास अभी तक कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं है आईटी में। बिल्कुल वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मिड कैप से लेकर लार्ज कैप तक सभी स्टॉक्स गिर चुके हैं और हमें लगता है कि ये जो स्टॉक्स जैसे कि टीसीएस है, इंफोसिस है, टेक महिंद्रा है, इन्हें कलेक्ट करना चाहिए। इसमें इस लेवल पे आप खरीदे क्योंकि एक शार्प बाउंस बैक बिल्कुल मिल सकता है। काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। नो डाउट कि अगर मार्केट्स में अगर और वीकनेस होती है तो थोड़ा और गिर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी फेवरेबल हुआ है। और हम इनफैक्ट एज अ कोटक हम टेक्नोलॉजी के जो मेन स्टॉक्स है जैसे कि इंफोसिस है, टीसीएस, इंक्लूडिंग एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा, इन सभी को हम रेकमेंड करते हैं करंट लेवल से खरीदने के लिए। और हमें लगता है कि यहाँ से डिसेंट 15 से 20% का रिटर्न आने वाले 6 से 8 महीने में बिल्कुल मिल सकता है। आप मतलब यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है आईटी में, आपको बड़े स्टॉक्स के साथ रहेंगे तो शायद सेफ्टी भी ज्यादा है और बाउंस बैक मिलने की संभावना भी। विनीत, आपको भी लगता है कि टीसीएस और इन्फोसिस, एचसीएल जैसे बड़े काउंटर्स के साथ रहना बेटर होगा, या फिर जो मिड कैप आईटी जैसे काउंटर्स हैं, हमने देखा वहां 10-10, 15-15% के क्रैश हो चुके हैं, वहां अपॉर्चुनिटी बेटर होगी? आपका क्या व्यू है फिलहाल आईटी पर? आईटी डेफिनेटली इंडेक्स का रूपी डॉलर का रेट देखेंगे तो आईटी काफी अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मेरे को लगता है मैस्टेक अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड इन द लार्ज कैप आई विल गो विद टीसीएस, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा। मैं थोड़ा एचसीएल टेक पे रुका हूं क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है उसमें उनको काफी सा इरोजन आ रहा है मार्केट में। सो एचसीएल टेक पे थोड़ा बेटर कमेंट्री फ्रॉम कंपनी से आने तक हम उस पे थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, तो मास्टेक और टीसीएस आपको, आप जो बता रहे हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज बेटर है। जाहिर तौर पर हम देख भी रहे थे जिस तरह जो आईटी स्पेस है उसकी जो पिटाई हुई है पिछले कुछ समय से, अब यहाँ दोनों ही मेरे मेहमानों को लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात ऐसे बाजार में बहुत ज़रूरी है और ईटी नाउ स्वदेश के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि आपको कंपल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बहुत ज़्यादा गिरावट बाजार में दिख रही है तो ऐसा नहीं कि आपको लगे कि बस आज ही ट्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि बाजार किस रुख बैठेगा वो समझना पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सिचुएशन बेटर दिखाई देगी। कमोडिटीज़ एक बात है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप दोनों से ही। विनीत, आपसे पहले पूछूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लोबली जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक गिरे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम इक्विटीज़ की बात करें, हिंडाल्को जैसा एक स्टॉक लंबा चौड़ा चल गया था पिछले कुछ समय पहले, उसको एक अपग्रेड भी मिला था। लेकिन इस समय अगर कमोडिटीज़ को प्ले करना है तो कैसे करना चाहिए? यहाँ पर मेटल्स के साथ रहना चाहिए या फिर क्रूड इंपैक्टेड स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए? कैसे आप प्ले करेंगे कमोडिटी को इस समय? के निवेशकों को मैं एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दूंगा कि अभी मार्केट एज इज गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं चल रहा है। ग्लोबली काफी डिसरप्शंस हो चुके हैं और ये जो डिसरप्शंस हो गए ना, आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। आपको सेक्टरल इंफॉर्मेशन थोड़ा कोलेट करके आपको सेक्टरल व्यू बना के बाद में ही आपको उनमें निवेश करना चाहिए। जहां तक मेटल्स की बात करें, ऑब्वियसली ऑयल स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल, स्पेशली इन द एक्सप्लोरेटरी स्टेज। एल्यूमिनियम की शॉर्टेज है, डिमांड सप्लाई गैप्स काफी डिसरप्टेड है, उससे ज्यादा कॉपर सेगमेंट ज्यादा डिसरप्टेड है। सो आई वुड रादर यू प्ले कॉपर मोर देन एल्यूमिनियम। और एक चीज क्या है कि हिंडाल्को में थोड़ा सा फंड रेज वो लोग करने वाले हैं, तो जब तक फंड रेज अनाउंस नहीं होता है मुझे लगता है कि हिंडाल्को थोड़ा नीचे आ सकता है, उसके बाद में दोबारा उसमें बाइंग देखी जाएगी। तो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग अगर आपको करनी है तो आपको ये इवेंट ट्रैक करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। श्रीकांत, आप कैसे प्ले करेंगे इस समय कमोडिटीज़ को? यहाँ पर जैसा कि बता भी रहे हैं विनीत जी कि कॉपर पे प्ले करना चाहिए, वो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर नज़रिया बहुत लंबा न रखें, जो फ्लो है इस समय मार्केट में और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है या जिस तरह की वॉलेटिलिटी है उसको प्ले करना है तो कैसे करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कमोडिटी वैसे सबसे ज्यादा वॉलेटाइल और सेंसिटिव सेक्टर होता है। और अगर आप क्रूड की बात करें तो क्रूड में जैसे ही एक हमें जंप मिलता है कि जैसे
2 दिन पहले ही हमने क्रूड में एक 115 तक के लेवल्स देखे थे और जैसे वो लेवल्स देखे हमने कमोडिटी में एक बड़ा उछाल देखा। कल के दिन में जो 385 के करीब ट्रेड कर रहा था हिंडाल्को, वो 430 के करीब चला गया था। तो एक काफी सेंसिटिव सेक्टर है ये, इसे काफी सोच समझ के खेलना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन के कंसर्न्स के पीछे और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है, नो डाउट ये पूरे कमोडिटी सेक्टर के लिए वैसे देखा जाए तो थोड़ा खतरा होता है। बट हमें लगता है कि जो इंडियन मेटल कंपनीज है वो काफी वेल पोजिशन्ड है और यहाँ पे हमें लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। शॉर्ट टर्म में इसमें ट्रेड करना काफी मुश्किल है, नो डाउट। अगर मुझे स्पेसिफिकली अगर ट्रेडिंग करना है तो हमें लगता है कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें और यहाँ से अगर कोई इस लेवल पे अगर कोई सबसे अट्रैक्टिव अगर स्टॉक है तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स हैं। एक तो टाटा स्टील है, इसने मल्टीपल 1050 1060 के करीब मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं और हमें लगता है कि उसे छूने के बाद ये वापस एक अच्छी रिकवरी दिखाएगा। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो एक पोजिशनल ट्रेड बनाए, खरीदे, 1050 का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ हमें लगता है कि वेदांता में, जैसे कि अभी विनीत जी ने बात की कि कॉपर में एक अच्छा उनको लगता है कि आउटलुक है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि वेदांता को भी लॉन्ग करके चले। जो 400 तकरीबन ट्रेड कर रहा है, कुछ 304 305 के करीब, यहाँ पे भी इसने मल्टीपल लोस को छू लिया है और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 290 रुपए का। तो वेदांता और टाटा स्टील इन दोनों में खरीद के चल सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर कमोडिटी अगर आपको प्ले करना है तो जैसा बात कही यहाँ पर विनीत जी ने कि आपको कॉपर का प्ले करना चाहिए तो वो बेटर है। आइडिया आपको श्रीकांत जी ने दे दिया है। वेदांता एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। टाटा स्टील एक और आइडिया है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि आपको स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए ऐसे बाजार में और नज़रिया थोड़ा लंबा रखेंगे, पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो बेहतर है। थोड़ा समय दीजिए क्योंकि हो सकता है कि बाजार यहां से कुछ और करेक्ट हो, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ज़रूर ध्यान रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप अगर खुद ट्रेड करते हैं या अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हम लोग कमोडिटी पर चर्चा कर रहे हैं और उसी पर एक अपडेट आज आया है और वो ये है कि पाम तेल पर जो एक्सपोर्ट बैन इंडोनेशिया ने लगाया था उसको हटाने का फैसला कर लिया है। मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस खबर की और डिटेल के साथ। विश्वमोहन, बताइए क्या डिटेल्स हैं इस खबर की आपके पास? देखिए, खाने के तेल के फ्रंट पर भारत के लिए एक बहुत ही राहत की खबर है। इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार यानी 23 मई से पाम तेल एक्सपोर्ट बैन हटाने का फैसला किया है। भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडोनेशिया से हर साल भारत 45 लाख टन पाम तेल का इंपोर्ट करता है और जब ऐसे दौर में जो ऑलरेडी यूक्रेन और रूस जैसे देशों से सनफ्लावर की सप्लाई नहीं हो रही है, ऐसे में महंगाई एक चिंता का सबब है। ऊंचे महंगे खाने के तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर इंडोनेशिया से सप्लाई भारत में आती है, बढ़ती है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा और आने वाले समय में खाने के तेल के दाम कम हो सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया को ये फैसला क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इंडोनेशिया में आपको बता दें कि करीब करीब 40 लाख टन हर महीने वहाँ पर पाम तेल का उत्पादन होता है, जिसमें से 15 लाख टन इंडोनेशिया की घरेलू खपत है और 25 लाख टन वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर वो एक्सपोर्ट बैन लंबे समय तक लगाते तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता और उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता, ओवर सप्लाई एक गलत तैयार हो जाता पूरे इंडोनेशिया में। और इस वजह से हमने देखा भी कि इंडोनेशिया के काफ़ी सारे किसान वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द एक्सपोर्ट बैन वहाँ से हटाया जाए। और इसी को देखते हुए एक पॉपुलर डिसीजन लेते हुए सरकार ने फैसला किया है कि 28 अप्रैल को जो उन्होंने बैन लगाया था उस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है और 23 मई से एक्सपोर्ट बैन पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। जी, शुक्रिया विश्वमोहन। तो अब जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं उसमें ऑयल, एडिबल ऑयल की यहाँ बात हो रही है। पाम ऑयल जो है वो एक बड़ा फैक्टर होता है, उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में कुछ प्राइसेस की कमी हो क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट बैन इंडोनेशिया ने लगाया था उसको हटा लिया गया है। सोमवार से ये स्थिति क्लियर हो गई है। 2 स्टॉक पर मैं आप दोनों से बात करना चाहूंगा क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंड आउट हुए बाजार में आज, श्रीकांत और विनीत। श्रीकांत, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। स्टॉक है आईटीसी। आज अगर आपने कोई शो किया और आपने आईटीसी की बात नहीं की तो शो अधूरा रहेगा क्योंकि इतने खराब बाजार में आईटीसी 3 साल के अपने हाईज पर पहुंचा हुआ है। क्या हो रहा है आईटीसी में और अब एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इनफैक्ट आईटीसी ने जो नंबर्स दिए हैं वो काफी जबरदस्त नंबर दिए हैं
और इतने जबरदस्त नंबर वैसे एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन अच्छे नंबर्स दिए। नंबर्स देने के पहले ये ऑलरेडी स्टॉक अपने फेयर वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन नंबर्स देने के बाद इसमें काफी सारे अपग्रेड्स भी आए और इसी वजह से आज ये स्टॉक और चल पड़ा। टेक्निकली भी इस स्टॉक ने प्रीवियस अपने हाई को क्रॉस किया 265 के लेवल्स को, तो उसके बाद के अगर कोई मीनिंगफुल अगर कोई रेजिस्टेंस अगर आता है तो वो 300-310 के करीब आता है। और अगर आप फंडामेंटली भी अगर आप देखें और पी का प्रोजेक्शन अगर करते हैं तो बेस्ड ऑन दैट हमारी जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे बाय फाइनेंशियल ईयर 24 इसकी जो ईपीएस होनी चाहिए वो लगभग 15 रुपए के करीब की होनी चाहिए। और अगर हम 21 का अगर मल्टीपल्स देते हैं तो उसके बेसिस पे ये स्टॉक वापस ऑलमोस्ट यानी कि करंट लेवल से अगर उसे देखें 15 के मल्टीपल्स के बेसिस पे 15 के ईपीएस को अगर 17 के मल्टीपल्स पे देखें तो काफी अट्रैक्टिव लगता है। हमें लगता है कि जो स्टॉक है वो 310 के लेवल्स को छुएगा और टेक्निकली भी स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। तो स्ट्रैटेजी इन ब्रीफ ये होनी चाहिए कि कोई भी करेक्शन अगर इस लेवल से आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 265 का, और यहाँ पे अगर पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो बिल्कुल इस लेवल पे खरीदें, थोड़ा और नीचे में आने दीजिए और खरीदें, और यहाँ से कम 3 से 6 महीने का व्यू रखिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल 300 के करीब जा सकता है, 300 के करीब तक जा सकता है। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आईटीसी जो है कई सालों के बाद चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है, कई लोग आईटीसी को इसलिए लेते हैं क्योंकि आईटीसी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, क्योंकि स्टॉक तो परफॉर्म करता नहीं है, लेकिन अब तो स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है, तो आपके लिए दोहरा फायदा। अभी जब नतीजे आए तो 6-6.25 रुपए के डिविडेंड का भी ऐलान हुआ और अब तो स्टॉक भी चलने लगा है। नजरिया लंबा रखिए तो 300 रुपए तक के टारगेट ये स्टॉक दे सकता है। विनीत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा था वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी कमजोरी चल रही है, ये स्टॉक लगातार वीक हुए जा रहा है पिछले कुछ समय से, आज भी करीब 7% नीचे जाकर ये टिका है। क्या फार्मा पूरे सेक्टर पर इतनी सिचुएशन खराब है या इस कंपनी में कोई ज्यादा इशू है? So actually, I think somewhere Lupin is suffering from issues of business strategy and portfolio product selection. तो जब तक ये ठीक नहीं होएगा तब तक लुपिन में मंदी का दौर जारी रहेगा। ओवरऑल आईटी फार्मा सेक्टर में इतनी कोई खराबी नहीं है, बट आप देखोगे कि लुपिन ओवर द लास्ट 2 years ऑल्सो काफी अंडर परफॉर्म किया। हमें लगता है कि ये सेल ऑन एवरी रैली है स्टॉक। तो ये सिचुएशन है ल्यूपिन के साथ, और जाहिर तौर पर जो है बाजार उसको, जो बातें यहाँ पर विनीत बता रहे हैं उसको इम्पैक्ट कर ही रहा है। सामने हमारे देख रहे हैं हम आज 7% नीचे बंद हुआ। तो चलिए अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत और विनीत आज इस शो में शामिल होने के लिए। जो मोटा मोटी बात निकल कर आज आई चर्चा में वो ये कि इतने खराब जब बाजार की स्थिति है तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप कंपल्सिव ट्रेडर न हो। ऐसा नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करना ही है, स्टॉप लॉसेस का आपको ध्यान रखना है, ओवरनाइट आपको पोजीशंस कैरी नहीं करनी है, आपको जो ग्लोबल एक्सपोजर वाले स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहना है। मेरे मेहमानों ने जो स्टॉक्स बताए मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं एक बार, जिन पर चर्चा हुई, जो उन्हें पसंद है, जहां पोजीशन लेकर लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। मास्टेक, टाटा स्टील, वेदांता, इन पर आप फोकस कर सकते हैं, और टीसीएस, ये वो स्टॉक्स हैं जो अगर आप इस गिरावट में अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आ गए हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो पोर्टफोलियो में धीरे धीरे शामिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बढ़िया मौका जरूर मिलेगा। चलिए, कल की तैयारी में आज फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।